हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये सेकंड पेपर चल रहा है जिसके पार्ट बी की यूनिट थर्ड देख रहे हैं हम। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके सेकंड पेपर की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उसमें आगे पिछले जितने टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रूसा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। 2013 में इसका प्रारंभ किया गया। HRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक गौतम समिति का गठन किया गया था। उच्च शिक्षा एवं सुधार से संबंधित ये गौतम समिति थी। इसके सुझावों के आधार पर ही रूसा अभियान प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो देखिए, उच्च शिक्षा में प्रशासन, शिक्षण पद्धति और अवसंरचना किए गए सुधार के आधार पर यह अभियान प्रारंभ किया गया। कारण क्या रहेंगे? तो सबसे पहला कारण हो जाएगा आपका गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाई जाए, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, महिला वर्ग, SC ST वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को अवसर देना, एकीकृत शिक्षा प्रणाली का विकास करना। ठीक है, अब इस समिति ने जो सुझाव दिए थे वह सुझाव क्या थे? सबसे पहला है आपका उच्च शिक्षा में बजट को बढ़ाया जाए, बजट जो खर्च है उसको उच्च शिक्षा के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट रहेगा स्वायत्ता संस्थानों को, जो संस्थान है उनको अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाए। जैसे आपके जो IIT या IIM रहते हैं उनमें काफ़ी उनको स्वायत्ता दी गई है, उसी आधार पर जो विश्वविद्यालय हैं उनको भी स्वायत्ता प्रदान की जाए। इसके बाद है आपका क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों का विकास किया जाए। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए। विश्वविद्यालयों में जो छात्र राजनीति है उसको नियंत्रित किया जाए। विश्वविद्यालयों में अधिकतम कॉलेजों की संख्या को निर्धारित किया जाए। तो ये इसके सुझाव थे। इसके आधार पर रूसा अभियान लाया गया। इस अभियान ने कुछ उपलब्धियां रही हैं इसकी। तो इसकी सबसे पहली उपलब्धि थी 2000 राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शिक्षक पदों पर जो रिक्तियाँ थी उनको भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 54 नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना की गई। व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना की गई 29 जिलों में। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं जो आप इसके अंत में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा NCERT। देखिए, इसमें NCERT पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसमें किस तरीके से लिखेंगे? पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो स्थापना का उद्देश्य था वह क्या था? स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो इसके अन्य उद्देश्य रहेंगे उसमें सबसे पहला रहेगा आपका नवीन पाठ्यक्रम सृजन। ठीक है, इसके बाद आपका केंद्र राज्य के मध्य समन्वय, साथ ही साथ आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व अन्य शैक्षणिक संगठनों में समन्वय की स्थापना करना, अनुसंधान, स्कूल शिक्षा से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा में न्यूनतम मानकों की स्थापना करना, नवाचार को बढ़ावा देना, स्कूल शिक्षा में एकरूपता एवं समन्वय को स्थापित करना, इसी के साथ जो शिक्षक ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना, केंद्र व राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देना। तो ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। NCERT के अलावा कोई अन्य संस्थान के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपका AICTE के ऊपर आता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर आपका NLU या UGC या NCHER, इनमें से किसी भी संस्थान के ऊपर जो उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य संस्थान है, अगर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको यही क्वेश्चन सब में आपको लिखना है। ठीक है, ये जो आपको आंसर बताया मैंने यही आपको सभी में काम आएगा। अब देखिए आपको करना क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए AICTE पर आपका क्वेश्चन आया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पे आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, या फिर इसका क्या उद्देश्य है वो लिखने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका आप बस ये याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ हमने उद्देश्य लिखा था स्कूल शिक्षा संबंधित मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देना, है ना, तो वहाँ उद्देश्य हो जाएगा स्कूल शिक्षा के स्थान पर आपका तकनीकी शिक्षा। ठीक है, तो जो उसके कार्य उद्देश्य रहेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए नवीन पाठ्यक्रम है तो तकनीकी शिक्षा में नवीन पाठ्यक्रम। ठीक है, तकनीकी जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उनमें समन्वय, केंद्र राज्य के बाद समन्वय। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मानकों का विकास करना, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से आपको केवल वहाँ तकनीकी शिक्षा
आगे जोड़ना रहेगा, ये आपके सारे पॉइंट वही सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मान लीजिए जैसे NLU आता है आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपको केवल वही करना है, यहाँ विधि शिक्षा आगे जोड़ देंगे, बाकी सारे पॉइंट आपके यही चलेंगे, ठीक है। यहीं पे मान लीजिए आपका आ जाता है NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको सेम यही चीज़ करनी है, इसमें आपको अध्यापक शिक्षा आगे जोड़ देना है, जो आपका स्कूल शिक्षा इसके स्थान पे आपको अध्यापक शिक्षा जोड़ देना है, और बाकी के सारे यही पॉइंट लिख देने हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए NCVT आ जाए, तो उसमें आप व्यावसायिक शिक्षा आगे जोड़ दीजिएगा, बाकी सारे यही पॉइंट आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप यहाँ से उसको कर सकते। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो UGC। तो UGC पे क्या है आपकी, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना एवं कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए आप करना क्या है, आपको स्थापना के बारे में बता देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की फुल फॉर्म है, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के आधार पर इसकी स्थापना हुई। 1948 में जो राधाकृष्ण आयोग बना था, स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करने का अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इसी के आधार पर 1954 में इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित किया गया। इसी के साथ 1956 अधिनियम के तहत इसे वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये तो इसका आपने वो बता दिया, इसके परिचय दे दिया, ठीक है। इसके बाद है इसकी संरचना। तो संरचना में देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, साथ ही इसके 12 आपके सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके साथ ही इसमें जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या 6 है, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, गुवाहाटी और बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो आप इसमें भूमिका में लिख सकते हैं, या फिर इसके कार्य में शुरुआत में लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वित मापदंडों का निर्धारण एवं अनुरक्षण करने वाला यह राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। ये इसको आप या तो शुरुआत में भूमिका में लिख दीजिए, या आप जब इसके उद्देश्य लिखें या फिर इसका कार्य लिखें वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अन्य कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा आपका मानकों का निर्धारण करना, तो शिक्षा के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना। इसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, धनराशियों की स्वीकृति करना, अनुदान का संवितरण करना, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक वेतनमान सुधार, आपका नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है, परामर्श देना, शिक्षा का विस्तार एवं विकास, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए जो शिक्षा स्तर है उसका निर्धारण करना, ठीक है। इसके बाद आपका छात्रावासों का निर्माण करना, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो इस तरीके से आपका ये 8-10 पॉइंट हो जाएंगे जिसके कार्य में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका UGC का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि UGC के पुनर्गठन के लिए आचार्य राममूर्ति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की सबसे पहले आप यहाँ परिभाषा देखेंगे। NCVT के अनुसार व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल या अभिवृत्तियों की शिक्षा क्या कहलाती है, आपकी व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। आप अगर ये परिभाषा ना लिखना चाहें, इसके अलावा आप और सरल परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कार्य विशेष हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा कौशल का विकास करना व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। इसमें आप उदाहरण बता दीजिएगा, जैसे फिटर ट्रेड हुई आपके ITI में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ एक ये डायग्राम बना सकते हैं, मानव को मानव संसाधन उसका कौशल और तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप इसकी विशेषताएं अगर पूछी जाती हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, क्या समस्याएं हैं एवं उनके समाधानों हेतु सुझाव दीजिए, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि व्यावसायिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में हो जाएगा आपका सबसे पहला कुशल श्रम। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुशल श्रम का निर्माण किया जाता है। इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा क्या है, एक तरीके की व्यावहारिक शिक्षा है जिससे कौशल व्यक्ति में कौशल का विकास होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा, ठीक है। गरीबी से लड़ने में ये सहायता करेगा। तो इस तरीके से आप इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें समस्याएं अगर आती हैं तो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो समस्याओं में देखिए वही समस्याएं जो सभी क्षेत्रों में रहती हैं, ठीक है। ये आप यूनिवर्सल
मान सकते हैं। ये आप कहीं भी इनको लिख सकते हैं, चाहे वह उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, या उसमें यही समस्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा इसमें पुरानी शिक्षा पद्धति है हमारे यहाँ। ठीक है, तकनीकी जो पिछड़ापन है या तकनीक का अभाव है, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव है। ठीक है, जो आपके संस्थान है उनमें जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण, उतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, अनुसंधान का अभाव रहता है। इसके अलावा ढांचागत जो आपकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई आपकी कोई संस्थान है, वहाँ पे आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है ना, प्रयोगशालाएं नहीं है, प्रायोगिक कार्यों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरीके की आप कई सारी समस्याएं अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप इसमें कई सारे पॉइंट अपने लिख सकते हैं। इसके बाद इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सुझाव रहेंगे उसमें आप क्या लिखिएगा कि भाई जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इन संस्थानों को जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें उनकी वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाए। अवसंरचना के विकास पर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इंटर्नशिप को अनिवार्य किया जाए। मान लीजिए ITI से कोई किसी ट्रेड में डिप्लोमा कर रहा है। ठीक है, तो उसे उसी से संबंधित जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको इंटर्नशिप के रूप में कार्य करने का मौका मिले। तो इस तरीके से क्या होगा कि वह जो वास्तविक जो कार्य रहता है वह सीख लेगा। तो इस तरीके से उसके कौशल का अधिक अच्छे से विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सारे पॉइंट लिख सकते हैं। सरकार के क्या प्रयास हैं, तो उसमें आप बता दीजिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ITI की स्थापना की जा रही है। तो उनमें क्या होगा, जो प्रशिक्षण रहेगा वो इंडस्ट्रियल एरिया में उनको, जो विभिन्न इंडस्ट्री हैं उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने पे सरकार ये इस तरीके का एक जो है वो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ कुछ फैक्ट डालना चाहें तो इसमें आप फैक्ट लिख सकते हैं। PM कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिससे के तहत कौशल विकास हेतु कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, 2020 तक इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक फैक्ट है ये आप यहाँ डाल सकते हैं। तो शिक्षा के जो बजट है उसका 0.1% ही व्यावसायिक शिक्षा पे खर्च किया जाता है, जबकि चीन में यह 2.5% है। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के आप कुछ फैक्ट डालेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिकित्सा शिक्षा। अब देखिए चिकित्सा शिक्षा में अभी तक तो इससे कोई प्रश्न आया नहीं है, क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा था 2020 के सिलेबस में। तो हो सकता है इससे 5 मार्कर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, या फिर इसमें 3 मार्कर भी क्वेश्चन आपका आने की संभावना, 11 मार्कर की संभावना इसमें काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप केवल इसकी एक परिभाषा याद रखिए और चुनौतियाँ सुझाव जो सब में कॉमन रहेंगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले भूमिका आपको लिखनी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भारत में चिकित्सा शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक है, कई सारे जो ऋषि मुनि है वो उनका नाम आप बता सकते हैं, जैसे सुश्रुत हैं, कणाद हैं, चरक हैं। ठीक है, उनके ग्रंथ हैं, वेदों में चिकित्सीय ज्ञान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप एक भूमिका अगर चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा की जो परिभाषा है उससे क्या आशय है वो देखते हैं। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार चिकित्सा शिक्षा से आशय है चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, उपकरणों व यंत्रों के संचालन की विधि तथा व्यावहारिक कार्य जो चिकित्सीय संस्थानों के माध्यम से की जाती है, क्या कहलाएगी आपकी चिकित्सा शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यह किस तरीके की शिक्षा है, ये शिक्षा का उच्च स्तर है जो कि ऐच्छिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि देश में इस समय तक 703 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। ये जून 2023 का आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, तो वही चुनौतियाँ सभी क्षेत्रों में कॉमन है, वही चुनौतियाँ यहाँ पे भी रहेंगी। ठीक है, जैसे कि आपका मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है। ठीक है, अनुसंधान पे व शोध पे बल नहीं दिया जाता, पिछड़े जो राज्य हैं व क्षेत्र हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना नहीं की गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है वो भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप ना होना, निजी संस्थान जो होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में उनमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो फीस रहती है वो काफ़ी अधिक रहती है। ठीक है, इसके अलावा एकीकृत स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना। तो इस तरीके के आपके चुनौतियों के पॉइंट रहेंगे।
अब जो सुझाव रहेंगे इसका तो वो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है तो आप अपने से खुद से बनाएं इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी आगे हम वीडियो डालें आपको उनके नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।